जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है GS ग्लोबल। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं इतिहास के उस युग में जब एक सम्राट सिर्फ साम्राज्य नहीं बल्कि इंसानियत की दिशा तय करता था। वो कहानी जिसकी शुरुआत तलवारों की चमक से होती है लेकिन अंत एक ऐसी रोशनी पर जाकर टिकता है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, और वो थी धर्म की रोशनी। जी हां दोस्तों, ये गाथा है उस सम्राट राजा की जिसने युद्ध भूमि से उठकर समय के सबसे महान शासकों में अपने नाम को अमर कर दिया। ये राजा है मौर्य सम्राट अशोक। वेलकम टू द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ ग्रेट अशोका। भारत लगभग 2300 साल पहले, एक ऐसा समय जब युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, शक्ति और साम्राज्य के स्वाभिमान के लिए लड़े जाते थे। उत्तरी भारत में उभर रहा था एक महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी महान विजेता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य में। उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और विशाल बना दिया। उनके शासनकाल में महलों की चमक, हाथियों की गर्जना और सैनिकों की टापों से धड़धड़ाती थी पूरी धरती। इसी दौर में एक ऐसा राजकुमार जन्म लेता है जिसका नाम आने वाले समय में इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस राजकुमार का नाम था अशोक। अशोक, जिसे लोकप्रिय अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था, जिसका अर्थ है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। प्राचीन भारत में उनका राजकाल 269 से 232 ईसा पूर्व में था। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म किसी राजमहल की चकाचौंध में नहीं, एक साधारण महिला शुभद्रांगी के गर्भ से हुआ था। शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था, जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको राजकुल में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। कहा जाता है कि बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से इतिहास में केवल 3 का जिक्र आता है: सुशीम, अशोक और तिष्य। सुशीम सबसे बड़ा पुत्र था और तिष्य सबसे छोटा पुत्र। उनके जन्म के साथ ही शुरू हुआ महल की राजनीति का असली खेल। राजकुमार अशोक बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाले, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी यही क्षमता उन्हें उनके ही भाइयों के लिए एक खतरा बना देती। महल में चारों तरफ सुनाई देती थी फुसफुसाहटें और साजिशें। अशोक सिंहासन का हकदार नहीं, अशोक को दूर भेज देना चाहिए।
अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन ना मिलने का संकट पड़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। बिंदुसार ने अशोक को राज्य से दूर दूसरे राज्य कलिंग भेज देते हैं। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया। बाद में अशोक ने उसे अपनी रानी बना लिया। क्योंकि बिंदुसार की कई रानियां थीं और सुशीम उनका ज्येष्ठ पुत्र था, इसलिए सुशीम को भविष्य का सम्राट माना जाता था। लेकिन अशोक की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे युद्ध कला में प्रवीण, रणनीति में माहिर और जनता से सीधे जुड़ने वाले राजकुमार थे। इसलिए राज्य के एक वर्ग की जनता में अशोक बहुत लोकप्रिय थे। समय बीतता गया और समय के साथ अशोक और मजबूत होते गए, शौर्य में भी, लोकप्रियता में भी, और यही बात दरबारियों को चुभने लगी। सुशीम और अन्य राजकुमार अशोक के खिलाफ साजिशें रचने लगे। सुशीम जब तक्षशिला के सिंहासन पर बैठा था, उस समय तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत से लोग रहते थे। इससे वो क्षेत्र राज्य में उनके विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा था। आखिरकार डर और ईर्ष्या की आग महल की दीवारों तक नहीं रुकी। सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए राजा बिंदुसार ने अशोक को राजधानी तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला एक ऐसा प्रदेश जहां सुशीम के गलत नीतियों के कारण विद्रोह भड़क रहा था और जिसको शांत कर पाना लगभग असंभव माना जा रहा था। परंतु अशोक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने उस विवादग्रस्त भूमि में अपनी रणनीति, न्याय और साहस से जनता का दिल जीत लिया और वहां हो रहे विद्रोह पर काबू पा लिया। इस घटना से उनका नाम पूरे राज्य में छा गया। अशोक विजेता, अशोक जनता का प्रिय। लेकिन जहां जनता उन्हें प्यार से बुलाती थी, वहीं कुछ लोग उन्हें एक नए नाम से भी पुकारने लगे, चंड अशोक, क्योंकि युद्ध भूमि में उनका क्रोध किसी तूफान से भी अधिक भयावह था। लेकिन अभी तो अशोक की कहानी शुरू हुई है। असली तूफान तो तब शुरू होगा जब सिंहासन की लड़ाई खून से सड़कों को रंग देगी और अशोक की तलवार इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी। तक्षशिला में अशोक की जीत से पूरे साम्राज्य की गलियों में एक ही नाम गूंज रही थी, अशोक, अशोक। लेकिन ये गूंज दरबार की बुरी नजरों का शिकार बन गई। सुसीम के मन में जलन भड़क उठी। कैसे कोई दूसरा राजकुमार मेरी शोहरत छीन लेगा? दरबारियों का षड्यंत्र, रानियों की राजनीति और महल की दीवारों के भीतर सिंहासन की भूख, सब मिलकर अशोक को एक लक्ष्य की ओर धकेलने लगे, सिंहासन या मृत्यु। बिंदुसार का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है। महल में अफरा तफरी मच जाती है। सत्ता की कुर्सी खाली होने वाली थी। हर राजकुमार, हर मौका परस्त, हर मंत्री बस यही सोच रहा था, अब कौन बनेगा अगला सम्राट। सुसीम खुद को उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन जनता और सेना का एक भाग अशोक के साथ खड़ा था। दरबार में तनाव बढ़ जाता है और तभी सम्राट बिंदुसार अपने अंतिम समय में एक निर्णय लेते हैं, अशोक मेरा उत्तराधिकारी होगा। जैसे ही यह निर्णय सुनाया गया, दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर शुरू होती है खूनी राजनीति। हर तरफ रक्त की गंध उड़ने लगती है। सुसीम के समर्थक विद्रोह की आग को और भड़का देते हैं। अशोक की राह में एक एक कर उनके अपने ही भाई खड़े हो जाते हैं। हाथों में तलवारें, आंखों में नफरत और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम। कई भाइयों की हत्या कर दी जाती है, कई कैद कर दिए जाते हैं और सुसीम वो छिपकर षड्यंत्र रचता है। अशोक को जिंदा जलाने की योजना, जहर देने की चाल, लेकिन हर बार अशोक बच जाते हैं और पहले से और भी भयानक बन जाते हैं। ये वही समय था जब दुनिया ने पहली बार चंड अशोक का असली रूप देखा।
आखिरकार रक्त और युद्ध के बीच अशोक पटना पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के नए सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक राज्य असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। धरती के चक्रवर्ती सम्राट। ढोल बजते हैं, हाथी गर्जना करते हैं, पूरे साम्राज्य में उत्सव मनाया जाता है। लेकिन महल की ऊंची दीवारों में अब भी दबा हुआ था खून का दाग, जो केवल अशोक को दिखाई देता था। उनके मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मैं सच में इस सिंहासन के योग्य हूं? अब अशोक के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। उनके भीतर का अहंकार, शक्ति का नशा और युद्ध की प्यास जो उन्हें लेकर जाती है एक ऐसे रण क्षेत्र में जहां उनका दिल पहली बार टूटकर बिखर जाता है। और वही अशोक को बनाता है महान अशोक। सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठते ही उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। साम्राज्य को वो हिंद महासागर की लहरों से लेकर पर्वतों की ऊंचाइयों तक फैलाना चाहते थे। युद्ध उनकी पहचान बन चुका था। उनकी तलवार की धार दुश्मनों के लिए कयामत की तरह थी। लेकिन एक भूमि ऐसी थी जिसने मौर्यों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वो था कलिंग, आज का उड़ीसा। एक स्वतंत्र राज्य, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान पर गर्व करने वाला राज्य। अशोक का संदेश कलिंग पहुंचा, मौर्य साम्राज्य के आगे समर्पण करो। और कलिंग का उत्तर आया, हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ये चुनौती अशोक की नसों में अग्नि भर देती है। वो कलिंग को अपने अधीन करने का निश्चय कर लेता है। समुद्र के किनारे वाली भूमि जंग का मैदान बन जाती है। आकाश में तलवारों की चमक बिजली की तरह गौंधती है। हाथी, घोड़े, रथ सब आगे बढ़ते हैं। कलिंग की जनता, पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने स्वाभिमान के लिए योद्धा बन जाते हैं। युद्ध शुरू होता है। चीखें, धातुओं की टक्कर, गिरते हुए शरीर, युद्ध की धरती रक्त से लाल हो उठती है। अशोक अपने हाथों में खून से सना तलवार पकड़े गर्जना कर रहे हैं, विजय, सिर्फ विजय। लेकिन विजयी कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, मृतकों की संख्या पहाड़ बनती जाती है। युद्ध खत्म हुआ, मौर्य जीत गए, परंतु विजय का ये क्षण इतिहास की सबसे दर्दनाक जीत थी। रात ढल चुकी थी। अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे, अपने विजय के अवशेष देखने। और तभी उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। एक छोटी सी लड़की जो अपने मृत पिता को हिला हिला कर जगा रही थी। उसके आंसू लाल मिट्टी पर गिरते हुए मानो यही कह रहे थे, क्यों? हमने तुमसे क्या लिया था? ये देख अशोक की सांसें थम जाती हैं। उनकी तलवार हाथ से छूट जाती है। आंखों में आंसू छलक आते हैं। युद्ध भूमि का ये दृश्य देख अशोक अत्यंत विचलित हो जाते हैं। खून से सने लाशों के बीच पहली बार वो चिल्लाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसी जीत है? 1 लाख से अधिक लोग मृत पड़े थे, लाखों बेघर और घायल। उस रात युद्ध के विजेता अशोक अपने ही कर्मों से हार गया। ठंडी हवा में आंसुओं की गर्मी घुल रही थी और अशोक के अंदर कुछ टूट चुका था। उन्हें लगा, अगर ये राजपथ है तो मैं ये राज नहीं चाहता। यहीं से अशोक का असली जन्म होता है।
हिंसा के सम्राट से मानवता के सम्राट तक, अशोक से महान अशोक तक की यात्रा यहीं से शुरू होती है। कलिंग की धरती पर खून से सनी हवाओं ने अशोक के हृदय में पछतावे के बीज बो दिए थे। जीत का कोई उत्सव नहीं, न कोई दावत, बस मन में एक ही सवाल, क्या यही था मेरे साम्राज्य का उद्देश्य? अशोक ने खुद को महलों की भव्यता से दूर कर लिया। उसके रातों को नींद गायब हो गई। आंखों के सामने सिर्फ एक दृश्य रहता था, रोती हुई वो छोटी बच्ची जिसने उनके विवेक को जगा दिया। और तभी उनकी मुलाकात होती है एक बौद्ध भिक्षु से जिनका नाम था उपगुप्त। अशोक अपने मन की व्यथा, अपनी व्याकुलता और अपने अंदर चल रहे द्वंद्व को उपगुप्त के सामने रखते हैं। अशोक की व्यथाएं सुनकर उपगुप्त उससे कहते हैं, हे सम्राट, असली विजय शत्रुओं पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। ये वाक्य अशोक की आत्मा में घंटियों की आवाज की तरह गूंज उठता है। अशोक ने तलवार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ध्यान, शांति और करुणा की सीख। और फिर एक ऐतिहासिक क्षण, अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और कहलाए धर्माशोक। उन्होंने विजय के अर्थ को बदल दिया। अब जीत तलवार की नहीं, दयालुता की होगी। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहां से आरंभ होता है अशोक का आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग। अशोक ने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने घोषणा किया कि अब मौर्य साम्राज्य में कभी कोई युद्ध नहीं होंगे। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। अशोक ने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने जगह जगह चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों और तालाबों आदि का निर्माण करवाया। हर प्रजा के हृदय में अशोक के प्रति सम्मान भर गया। उन्होंने एक एक पत्थर पर धर्म के संदेश खुदवाए, धम्मलेख, जो आज भी हमें उनका रूप दिखाते हैं। उनका संदेश था, मानव एक ही परिवार है और इस परिवार का धर्म है शांति। अशोक ने अपनी करुणा की ज्योति सीमाओं से बाहर भेजी। भिक्षुओं को राज्य के बाहर देश और विदेश भेजा। नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा, ग्रीस और कई दूसरे राष्ट्रों में उनका संदेश हर जगह पहुंचा। अशोक ने संदेश दिया कि घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी देश विदेश की यात्राओं पर भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देव नाम प्रिय की उपाधि दी। इतिहास ने पहली बार देखा एक ऐसा विजेता जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से पूरी दुनिया को जीत रहा था। अशोक अब धरती के सबसे विशाल साम्राज्य का शासक था, लेकिन अब उसकी पहचान एक आध्यात्मिक पिता की बन चुकी थी। लेकिन इतिहास की हर कहानी में चढ़ाव के बाद उतार भी आता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने जीवन का हर क्षण मानवता को समर्पित कर दिया। लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है। जब अशोक ने घोषणा किया कि उनके राज्य में अब कोई युद्ध नहीं होगा, तो साम्राज्य के कई लोग उनके निर्णय के विरोध में खड़े हो गए। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, बिना युद्ध के विशाल से विशाल साम्राज्य टिकते नहीं। सम्राट, धर्म की राह आसान नहीं होती। सत्ता के गलियारों में हमेशा षड्यंत्र घूमते रहते हैं। अशोक को अब बाहरी दुश्मनों से ज्यादा भीतरी शत्रुओं से लड़ना पड़ रहा था। समय के साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति
उनकी प्रिय रानी देवी उनसे दूर हो गई और फिर उनके हृदय का एक हिस्सा हमेशा के लिए बुझ गया जब उनकी प्रिय पत्नी असंध्यमित्रा का निधन हो गया। जो सम्राट कभी हजारों सैनिकों के बीच अडिग खड़ा रहता था, अब वो रातों को अकेला रोता था। कुछ समय बाद अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन महल की राजनीति एक बार फिर जाग उठी। महल के महामत्तियों ने षड्यंत्र रचा और निर्दोष कुणाल की आंखें फोड़ दी गई। अशोक का हृदय एक बार फिर लहूलुहान हो गया। उनके अपने ही घर में विश्वास की हत्या हो चुकी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्मस्तंभ और शिलालेख स्थापित कराए। जगह बदल सकती है, लेकिन संदेश अमर रहेगा। समय आया और महान सम्राट अशोक धीरे धीरे संसार से विदा होने लगे। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उनकी अंतिम सांसों में भी एक ही वाक्य था, मैंने अपने लोगों के लिए जितना हो सका उतना प्रेम दिया। सम्राट अशोक भले ही देह छोड़ गए, पर उनका संदेश आज भी गूंजता है। शांति सबसे बड़ी विजय है। उनकी देन धर्मचक्र, जिसे आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं, उनका सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उनकी नीति, मानवता और करुणा की सबसे ऊंची मिसाल। हजारों सालों बाद भी विश्व इतिहास कहता है, अशोक एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध जीतकर नहीं, अपना दिल बदलकर पूरी दुनिया जीती।